Greetings students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम मटेरियल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था रेजिस्टेंस के बारे में, लेटर ऑन मैंने आपको रेजिस्टेंस की सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था। उसी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने एक टेबल तैयार की है जिसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स को हमने रखा है। टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला मटेरियल आता है इंसुलेटर। दिस इज द वेरी फर्स्ट मटेरियल, इंसुलेटर। एक इंसुलेटर की बात करें तो एक इंसुलेटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, और एक बेस्ट इंसुलेटर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंसुलेटर ऐसे डिवाइस या ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी पास नहीं होने देते हैं। तो इनके अंदर से बहने वाला जो करंट है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। नेक्स्ट कॉलम है यूजेस। एक इंसुलेटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विचेस, इंसुलेशन ऑन इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हुए एक वायर को दूसरी वायर से जब हम उसे कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन पर हम एक कोई भी टेप लगाते हैं या किसी भी तरह का एक प्लास्टिक मटेरियल से उसको कवर करते हैं, दैट इज इंसुलेशन। और एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इंसुलेटर्स के? रबर, प्लास्टिक, एक्सेट्रा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो हाउस होल्ड वायरिंग है उसके वायरिंग के ऊपर कोटिंग प्लास्टिक रबर मिक्स दी जाती है, और साथ ही जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो भी हमें प्लास्टिक के दिए जाते हैं। देन हमारे पास आते हैं सेकंड क्वांटिटी जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, मीन्स सम टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इनके अंदर से रेजिस्टेंस बहुत हाई हो सकता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तक ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत हाई दिखाते हैं, और आफ्टर दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल वैल्यू फिर वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने लग जाती है। इनके अंदर से बहने वाला जो करंट है वो स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी अगर हम अपने मोबाइल एलईडी की बात करें तो उनके अंदर इस तरह की काफ़ी डिवाइसेस लगी होती हैं, और हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक एलईडी या एक मोबाइल बहुत ही कम करंट पे ऑपरेट करता है एज कंपैरिजन टू द हैवी डिवाइसेस। इनके यूजेस क्या क्या हैं? सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं दे आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल हमारे पास आता है दैट मटेरियल इज सुपर कंडक्टर। एक सुपर कंडक्टर के लिए बात करें तो सुपर कंडक्टर एक स्पेशल तरह के कंडक्टर हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जीरो रेजिस्टेंस होने का मतलब है कि करंट इनमें से बहुत ही हाई क्वांटिटी के अंदर बहने वाला है। यूजेस क्या क्या हैं? सुपर फास्ट कंप्यूटर्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो कोई भी एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि मरकरी 4.2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जहां मरकरी के अंदर 0% ऑब्स्ट्रक्शन होती है। देन कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स की अगर बात करें तो उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी लो होती है, करंट उनमें से काफ़ी हाई जाता है। और इनके यूजेस क्या क्या हैं? हाउस होल्ड वायरिंग बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा। ऐसे ही कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, मीन्स these are the conductors whose resistance is higher than the metallic conductor.
और यहाँ पर करंट मॉडरेट, मतलब एक ठीक ठाक सा करंट यहाँ से फ्लो करता है। इनके यूजेस हो सकते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, हीटर्स एक्सेट्रा। नाइक्रोम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल्स हो सकता है। कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ऑल दीज आर द अलॉयज, और ये इसके एक बेटर एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब हम नाइक्रोम की बात करते हैं तो नाइक्रोम एक वायर होती है, एक अलॉय है, जिसे कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से मिलकर बनाया जाता है। फिर आते हैं कंडक्टर्स, जिनका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। करंट इनमें से स्मॉल या मॉडरेट अमाउंट में फ्लो करता है। इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब्स के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, और टंगस्टन इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, क्योंकि एक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अगर आप एक बल्ब की बात करें तो एक बल्ब का ये जो एक फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट को बनाने के लिए जिस पर्टिकुलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो मटेरियल टंगस्टन होता है। क्योंकि हायर टेम्परेचर पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से बल्ब ग्लो करने वाला है। उसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सामने आता है। टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। दिस इज अवर टॉपिक। वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिन वैल्यूज़ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करने वाली है। तो आइए इसको समझते हैं। एक रेजिस्टेंस जो होता है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि एक रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर देयर आर टू फैक्टर्स, एक रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा एक रेजिस्टेंस उसी वायर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आइए इन दोनों वैल्यूज को बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये मैंने एक वायर कंसीडर की यहाँ पे, और इस वायर की लेंथ इस वक्त L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वक्त इसके पास A है। और इस वक्त इस वायर का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जिसे मैंने R नाम दे दिया। बाद में मैंने क्या किया, इस वायर के एरिया को चेंज ना करते हुए इस वायर की लेंथ को 2L कर दिया, एरिया A ही रहा। लेकिन ऐसा करने से इस वायर के जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आया ये हमें समझना जरूरी है। इस वायर का जो ये रेजिस्टेंस है ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी, सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बताया है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। तो अब ऐसा कब है? जब उस वायर का एरिया फिक्स रहे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। चलिए सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट के लिए हमारे पास यहां वैल्यू आती है एरिया ऑफ कंडक्टर। मैंने अभी अभी आपको समझाया एक रेजिस्टेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है लेंथ के, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो क्वांटिटीज पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो जब इस फॉर्मूले को मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास L बाय A। आपको ध्यान रखना है लेंथ और एरिया ये किसी भी मटेरियल के डायमेंशंस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड कर रही है। जब यहां से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो मैं इसे लिख सकता हूं रो L डिवाइड बाय में A।
अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये रो क्या है। इट इट इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। जब कभी भी कोई किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। उस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को ही एक नाम दिया गया है रो, जिसे कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट थर्ड पे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी मटेरियल पे कैसे डिपेंड करने वाली है। देखिए, इट हैज बीन फाउंड दैट two resistors made up of same length and same area of cross section but of different materials have different resistance। अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, कंसिडर हमारे पास दो रेजिस्टर हैं, सपोज दिस इज R1 एंड कंसिडर दिस इज R2। ये दोनों ही रेजिस्टेंस की लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, यहां भी लेंथ L है, एरिया भी A है, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस को जिस मटेरियल से बनाया गया है वो अलग अलग है। तो जो रेजिस्टेंस है यहां पर वो भी डिफरेंट होंगे। Two resistors made up of same length and same area of cross section but of different materials have different resistances. This is because resistance also depends on the type of material। कैसे? जो रो है, रेजिस्टेंस का भी मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला लिखवाया था, R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A। ऐसे ही जो रो है इट इज इक्वल टू R A बाय में L, ये हमारे पास रो के लिए फॉर्मूला आ जाता है। अब मटेरियल हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रो विल हैव हाई रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। अब R1 और R2 की लेंथ और एरिया भले ही सेम हो, लेकिन अलग अलग मटेरियल होने के साथ साथ इनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होगी उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी हाई होगा। दिस इज हाउ वी कैन से दैट resistivity and resistance are interrelated to each other। अब फॉर एग्जाम्पल कॉपर से बनी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब की रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है, बिकॉज रेजिस्टिविटी कभी भी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, डायमेंशन से ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन उन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, उन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों? सबके डायमेंशंस अलग अलग हैं। डायमेंशंस अलग अलग होने की वजह से सभी के शेप साइज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। अगर हम इस नोट पे ध्यान दें तो मैं आपको इसको समझाता हूं कि जो नाइक्रोम वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ही लेंथ उतने ही एरिया की, मान लीजिए हमने एक नाइक्रोम वायर कंसीडर की, सपोज ये एक नाइक्रोम वायर है और यहाँ ये कॉपर वायर है, दोनों के लिए डायमेंशन सेम है, लेकिन एक नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स ज़्यादा है। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो R नाइक्रोम कितना हो जाएगा 60R। कॉपर की एक वायर से 60 टाइम्स ज़्यादा है। नाइक्रोम इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टर। अदर अलॉयज, नाइक्रोम एक अलॉय है, आपने अलॉयज के बारे में पढ़ा होगा, मिक्सचर ऑफ मैनी मटेरियल्स। काफ़ी मटेरियल्स को, काफ़ी मेटल्स को बनाकर जो एक अलॉय तैयार की जाती है उसे हम
अलॉय के नाम से जानते हैं, यहाँ हम नाइक्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। एक और रीज़न है अलॉयज़ को इस्तेमाल करने का कि जो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर हैं, इनके अंदर हम जो इनका मेन फिलामेंट हीटिंग एलिमेंट होता है उसे अलॉय से तैयार करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि या उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी बन जाए कि वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज ना करें, बर्न ना हो। आफ्टर दैट हम रो के लिए यूनिट कंसिडर करते हैं। अब रो के लिए यूनिट कंसिडर करें तो रो के लिए फॉर्मूला है हमारे पास R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ R ओम एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ हमारे पास मीटर, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो रो की यूनिट आ गई हमारे पास ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रो। यहीं से फर्दर हमारे पास डेफिनेशन निकलकर सामने आती है, डेफिनेशन ऑफ रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप कंसीडर करें यहाँ इस वीडियो में कि जब लेंथ हमारे पास 1 है, मीन्स से 1 मीटर, एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है, ऐसी कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। रो इज इक्वल टू आर के इक्वल हमारे पास आता है। तो यहाँ से हम अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो हमारे पास डेफिनेशन निकल के सामने आती है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is the resistance of wire made up of that material of unit length and unit area of cross section। रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकती है। कब? अगर उस मटेरियल की जो लेंथ हमने ली है वो लेंथ तो 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस केस में हमारे पास R इज इक्वल टू रो, ये कंडीशन आसानी से अचीव की जा सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है किसी भी मेटल्स के, तो आइए इसको समझते हैं। विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने लग जाएं तो उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ साथ उस मेटल का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे पास कुछ अलॉयज हैं जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, जिनके रेजिस्टेंस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने का। अभी दो मेन पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, दोनों मेन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं कि एक नॉर्मल मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, जबकि एक अलॉय के टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर ऑलमोस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। पहले इसको क्लियर करते हैं, ऐसा किस वजह से होता है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। ऐसा कंसिडर करें कि हमारे पास एक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ कोलिजन करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। इसे आप कंसिडर करें कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन है वो भी बढ़ता है।
अब जब ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक आने के लिए मल्टीपल कोलिजन सफर करने पड़ेंगे। इन मल्टीपल कोलिजन में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बर्बाद कर दे रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन इन कोलिजन्स में बर्बाद कर देगा, और जो आउटपुट पर हमारे पास एनर्जी मिली वो उतनी नहीं होगी जितनी हमें मिलनी चाहिए थी, बिकॉज ऐसा करते हुए बहुत पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण से हमें पोटेंशियल कम मिलता है और एज ए रिजल्ट करंट की वैल्यू भी हमें कम दिखाई देती है वहाँ पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाती है, और ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है जब कभी भी हम ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं। अगर टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आया तो ओम्स लॉ की वैल्यूज़ भी डिफर करेंगी हमारे लिए। इसके बाद हमारे पास एक टेबल गिवन है। टेबल में हमें कुछ सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी शो की गई है। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जैसे कि मेटालिक कंडक्टर्स हमें गिवन है, और राइट हैंड साइड को हमें डिग्री सेल्सियस में उनकी रेजिस्टिविटी ओम मीटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर ओम मीटर में रेजिस्टिविटी गिवन है। सबसे पहले हमारे पास सिल्वर है। अब सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी मानते हैं। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉपर के लिए जो रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम के लिए जो रेजिस्टिविटी है 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब ये तीनों जो हैं यहाँ पर इनकी रेजिस्टिविटी आगे दिए गए मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी से कम है। तो रेजिस्टिविटी कम होने के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इनका इस्तेमाल इसीलिए वायर्स बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम है। इससे आगे अगर हम टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम और मरकरी की बात करें तो उनकी रेजिस्टिविटी एज कंपैरिजन टू द ऑल थ्री मटेरियल्स डिस्कस्ड अबव उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल हम कंडक्टर्स बनाने के लिए नहीं करते हैं। राइट हैंड साइड को आप देखें तो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। ये पिक्चर आपको बताती है कि ये रेजिस्टेंस है। अगर आप मार्केट से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाएंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हैं। यहाँ से लर्निंग प्लस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दी गई है, जिस क्वांटिटी का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस क्वांटिटी की कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस, लोअर इज द कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। जितना ज़्यादा किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ही कम उस रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से उस मटेरियल की कंडक्टेंस आएगी हमारे पास। और फर्दर अगर हम ये ध्यान दें तो जो रो है, रो मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के और टेम्परेचर पे। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि अगर रेजिस्टेंस, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या प्री बोर्ड वगैरह में,
कि इन रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। सबसे पहली क्वांटिटी तो आती है नेचर ऑफ मटेरियल, आप किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किए हुए हैं। सेकंड आता है टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, इन दो वैल्यूज पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करने वाली है।